आप इतने सारे बच्चों को आप अल्टीमेटली नेट क्वालिफाई करवा देते हो, लेकिन उसके बाद फिर उतनी वैकेंसीज आप असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं देते हो। यहाँ पर आपने इतने बच्चों को कम कर दिया है जिससे आपको फेलोशिप ना देनी पड़े। वो सारे जो वादे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कागज में है, रियल में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर में कोई पोस्ट नहीं है और इस तरीके से आप अगेन बच्चों को वापस दोबारा से लूट रहे हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। अगर आप यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए रिजल्ट का क्या क्राइटेरिया है एंड यूजीसी की क्या गाइडलाइंस हैं, उसके अराउंड कितने परसेंट आपका जाता है जेआरएफ का रिजल्ट, कितने परसेंट जाता है नेट का रिजल्ट और कितने परसेंट आपका पीएचडी ओनली का रिजल्ट जाता है। और अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है, ये जो मतलब इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो यूजीसी की वेबसाइट में FAQ सेक्शन में है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपके लिए ये जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनटीए या यूजीसी उसको उस गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपका क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, इससे अवेयर रहना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। खैर, बात करते हैं कि कितने परसेंट जाता है रिजल्ट, ये आपको कहां पर मिलेगा। तो आपको, अगर शायद आपने ये कभी विजिट ना किया हो, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये यूजीसी के ही आप FAQ सेक्शन में आप जाएंगे तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा एक पेज खुलेगा और यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 20 है जो पूछता है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, और ये बताते हैं कि एज पर द यूजीसी पॉलिसी 6% ऑफ दोज कैंडिडेट हु अपीयर, नॉट हु रजिस्टर, जितनों रजिस्टर किया है वो नहीं, जितने पेपर में बैठे हैं उसका 6% and obtain minimum qualifying marks in aggregate of both the paper will be declared net qualified। मतलब जितने बच्चों ने पेपर में अपीयर किया है एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उनको मिले हैं उसका 6% जाएगा आपका नेट का रिजल्ट। अब इसमें जो ये क्राइटेरिया है 6% वाला, इसको यूजीसी कितना फॉलो करता है कितना नहीं करता, तो पहले तो फॉलो करता था, लेकिन रिसेंट में इस ट्रेंड में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिला है। हम इसको डेटा के साथ अभी समझेंगे, इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, क्या प्रॉज हैं, क्या कॉन्स हैं, वो हम समझेंगे, और इसमें किस तरीके की गड़बड़ी है उस पर भी हम एक बार नजर डालेंगे। तो एक जो जनरल जो रूल है वो यही है कि 6% नेट जाएगा, 1% आपका जेआरएफ जाएगा। 6% का 1% नहीं, ओवरऑल जितना अपीयर हुआ है उसका 1%। ठीक है, मतलब अगर 1000 बच्चा अपीयर हो रहा है तो उस 1000 का 6% मतलब 60 होगा आपका नेट, और उस 60 का और उस 1000 का 1% मतलब 10 बच्चा क्लियर करेगा जेआरएफ। ठीक है, पीएचडी ओनली का यहीं पर जो क्राइटेरिया है कितने परसेंट जाएगा वो कहीं पर भी मेंशन नहीं है, और वहां पर वेरिएशन देखने को मिलता है क्योंकि ये कैटेगरी काफी नई है, अभी रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस हुई है, 2-3 साइकिल ही हुए हैं इस कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किए हुए। ठीक है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो सारी चीजें आपको पता ही हैं। खैर, अगर हम डेटा की बात करें कि ये किस तरीके की यहाँ पे गड़बड़ी देखने को मिली है और एनटीए यूजीसी इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसको डेटा के साथ समझते हैं कि देखो भाई, जून 2025 का यहाँ पर पूरा डेटा दिया हुआ है। ये डेटा मेरा बनाया हुआ नहीं है, ऑफिशियली जब रिजल्ट आ जाता है तो एनटीए इसको रिलीज करता है कि कितने बच्चों ने क्या क्वालिफाई किया है, कितने बच्चे प्रॉपर जो आपका फाइनल एग्जाम है उसमें वो बैठे थे। ठीक है, अब जून 2025 जिसका रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले आया है, 21 तारीख को आया है, उसमें कितने बच्चे अपीयर हुए हैं, तो 7,52,007 बच्चे यहां पर अपीयर हुए हैं, और इसका अगर मैं 6% निकालूं तो 6% बनता है यहां पर 45,120। ठीक है, और अगर जो जितने बच्चों ने यहां पर पास किया है वो है 7.29% बच्चा है जिसने यहां पर क्वालिफाई किया हुआ है, और वो डेटा है कितना, 54,885। कहने का मतलब 6% के हिसाब से क्वालिफाई करना चाहिए था 45,000, लेकिन उससे ज्यादा क्वालिफाई करवा दिया है यहां पर नेट को, जो है 54,885। ठीक है, अभी इस पे क्या गड़बड़ी है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, जेआरएफ की अगर मैं बात करूं, 1% जाना चाहिए था रिजल्ट, जो होना चाहिए था 7520 होना चाहिए था, और यहां पर ये 0.7% ही इन्होंने यहां पर जेआरएफ क्वालिफाई कराए हैं, जो है 5269 5269 बच्चों ने सारी कैटेगरीज 85 सब्जेक्ट की सारी कैटेगरीज को मिलाकर क्वालिफाई किया है जेआरएफ। ये तो हो गया इस बार का डेटा। पुराना डेटा की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पे अपीयर्ड कैंडिडेट थे 6,49,490, 6,49,490, और इसमें जो नेट क्वालिफाई करने का 6% क्राइटेरिया जो हमने अभी उनके ऑफिशियल जो पॉलिसी गाइडलाइंस हैं उसमें हमने देखा, 6% के हिसाब से ये होना चाहिए था 38,969, जबकि रियल में अगेन ये डेटा भी कितना है, तो ये 7.4% इन्होंने यहां पर दिया है। और ये कितने बच्चों ने नेट क्वालिफाई किया था पिछले साइकिल में, तो वो था 48,161। अगेन जेआरएफ में भी गड़बड़ी है, और वो क्या है, 1% होना चाहिए था 6,494, जबकि क्लियर कितना किया है, 0.79% क्वालिफाई किया है, जो है 5,158। गड़बड़ी यहां पर क्या है, गड़बड़ी ये है कि अगर आप 6% क्वालिफाई की जो आपकी क्राइटेरिया है, जो आपने खुद अपनी पॉलिसी अपने रूल्स आपने बनाए हैं,
आप खुद उसको तोड़ रहे हो। आप इतने सारे बच्चों को आप अल्टीमेटली नेट क्वालिफाई करवा देते हो, लेकिन उसके बाद फिर उतनी वैकेंसीज आप असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं देते हो। पोस्ट खाली पड़ी हैं, उन पर वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, नई पोस्ट जनरेट नहीं कर रहे हो आप, जबकि भारत में शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत ही डाउन है, बहुत डाउन है। ठीक है, उसके साथ साथ आप एजुकेशन पे खर्चा नहीं करना चाहते हो। आपने अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ने ये कहा था कि हम अपनी जीडीपी का, भारत की जितनी जीडीपी है उसका 6% हम एजुकेशन पे खर्चा करेंगे। एजुकेशन और हेल्थ, ये दो एक ऐसे सेक्टर हैं जिसपे सरकार जितना ज्यादा खर्चा करती है उतना ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स आप जनरेट कर सकते हो। और भारत में तो अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड चल रहा है, मतलब भारत में जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है। और इस टाइम पे सरकार का पूरा फोकस होना चाहिए था कि शिक्षा में जितना ज्यादा से ज्यादा खर्च कर सकती है इस पॉपुलेशन को, एक वर्किंग पॉपुलेशन में उनको फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे के, चाहे वो नौकरी जो है वो किसी भी फील्ड में हो, तो आप अपने शिक्षा के स्तर को अगर आप आज बेहतर नहीं कर पा रहे हो, आज खर्च नहीं कर पाओगे, तो ये जो पॉपुलेशन, जो यंग पॉपुलेशन है, इसका फायदा नहीं उठा पाओगे और आप हजारों देशों, आप जो है वो कई देशों से आप पीछे चले जाओगे कई सौ साल। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, चाइना ने इसका फायदा उठाया था। चाइना है, जापान एक ऐसी कंट्री जिसने, आप देखो कि न्यूक्लियर अटैक तक झेला है और उसके बाद भी उन्होंने सिर्फ दो चीजों पर फोकस किया, अपने यहां एजुकेशन पे और हेल्थ पे। और आज जापान कहां पर है? ठीक है, आपने अपनी एनईपी में यहां पर मेंशन किया कि भाई गवर्नमेंट यहां पर कम से कम 6% जीडीपी का खर्च करेगी आने वाले कुछ सालों में, और वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप इतने बच्चों को, आप यहां पर आप सिर्फ 6% ऑफ जीडीपी आप बच्चों से वसूलने के चक्कर में हो, है ना, कि पेपर में गड़बड़ी कर दी, फिर 200-200 रुपए आपने ले लिए वहां से, आप अपनी जीडीपी बढ़ा रहे हो 6% की दर से, लेकिन बच्चों के ऊपर या जो युवा वर्ग है उनके ऊपर खर्च करने में आप यहां पर हिचकिचा रहे हो। आपने इतने बच्चों को नेट क्वालिफाई करा दिया है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की जब पोस्ट आती है तो वो बच्चा सिर्फ उस सर्टिफिकेट को लेकर बैठा रहता है, उसके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं आप जो है वो जनरेट कर रहे हो। और फिर उसके दिमाग में ये मेंटालिटी आ जाती है कि ये एग्जाम मेरे किसी काम का नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, ये एक काफी प्रेस्टिजियस एग्जाम है, बहुत टफ भी है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जब नहीं मिलती है तो ऐसा थॉट आना लाजमी है। ठीक है, दूसरा, जेआरएफ, जहां पर आपको अगेन आपकी तरफ से आपको बच्चे को रिसर्च प्रमोट करना है, आपको बच्चे को एक फेलोशिप देनी है, वहां पर 1% का क्राइटेरिया आपको फॉलो करना था, मतलब आपको 6,494 और यहां पर 7,520 बच्चों को आपको जेआरएफ क्वालिफाई कराना था। यहां पर आपने इतने बच्चों को कम कर दिया है जिससे आपको फेलोशिप ना देनी पड़े। और एक तरफ आप बात करते हो कि भाई हम इंडिया में रिसर्च कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, आरएनडी में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, वो सारे सपने सिर्फ आपके, वो सारे जो वादे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कागज में हैं, रियल में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है। अब इसमें आपको इसको किस तरीके से अप्रोच करना है, उससे पहले हम एक बार और समझ लेते हैं कि भाई पीएचडी ओनली का क्या डेटा है। तो अगेन अपीयर्ड जो इस बार थे वो इतने ही थे एंड दिसंबर में भी थे। अब यहां पर इन्होंने कुछ भी जो है वो क्लैरिटी नहीं दी है, कुछ भी ऐसा बताया नहीं है कि ये कितने परसेंट होगा, लेकिन एक जो जनरल पर्सपेक्टिव, जो एक ट्रेंड फॉलो हुआ है वो यही है कि 15 से 17% के बीच में आप इसको रखते हो, कभी 15, कभी 16, कभी 17। जो रिसेंट 2 साइकिल हुए उसमें आपने इस परसेंटेज को 17 के आसपास रखा है। यहां पर 17.04 है जिन्होंने पीएचडी ओनली क्वालिफाई किया है, तो वो 1,28,179 है, और यहां पर 17.62% है जो 1,14,445 है। ठीक है, अब इन बच्चों को आपने यहां पर पीएचडी ओनली के लिए क्वालिफाई करवा लिया है, लेकिन असल में क्या आपके पास इतनी पीएचडी सीट्स हैं? और अगर हैं तो इन बच्चों को, ये तो पीएचडी ओनली वाले हैं, ठीक है, ये सिर्फ पीएचडी ओनली वाले हैं, इसमें नेट वाले भी ऐड कर लो, इसमें जेआरएफ वाले भी ऐड कर लो। क्या आपने इतनी पीएचडी सीट्स आपने कॉलेजेस में दे रखी हैं हर सब्जेक्ट में जितना आप यहां पर पीएचडी ओनली का ये परसेंटेज दे रहे हो? या तो इसको आप कम कर दो जिससे बच्चा कोई होप में ना रहे। आपने एक ऐसी कैटेगरी क्रिएट कर दी है जो बच्चे को एक टाइम के बाद लगता है कि मेरा अगर पीएचडी ओनली हुआ है तो फिर वो मेरे किसी काम का नहीं है। दूसरी चीज, आपका पीएचडी ओनली के बेसिस पर जब आप सिलेक्शन कराते हो तो उसका क्राइटेरिया भी सही नहीं है। आप कहते हो कि हम कॉलेज की सीट्स को 2 कैटेगरी में बांटेंगे, एक जेआरएफ वालों के लिए और एक नेट एंड पीएचडी वालों के लिए। नेट एंड पीएचडी वालों में हम मार्क्स के बेसिस पर प्रायोरिटी देंगे। तो ऑब्वियस है भाई, जिसका नेट क्वालिफाई है उसके मार्क्स पीएचडी वाले से ज्यादा ही होंगे। तो यहां पर नेट वाला बच्चा, आप लिमिटेड सीट दे रहे हो, मान के चलो आपके यहां 10 सीट हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और आपके वहां पर 50 बच्चों ने एडमिशन किया, 50 बच्चों ने फॉर्म भरा है, और उन 50 में से 20 तो सिर्फ नेट वाले हैं। तो उन 20 को आप शॉर्टलिस्ट करोगे इंटरव्यू के लिए क्योंकि उनका मार्क्स पीएचडी वालों से ज्यादा हाई है। तो यहां पर पीएचडी ओनली कैटेगरी आपने क्रिएट करके आपने उस बच्चे को बस एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया है जिसमें पीएचडी ओनली लिखा है, वो उसका क्या करेगा?
या तो आप पीएचडी की सीट्स बढ़ा दो जिसमें ये बच्चे भी आप एकोमोडेट कर पाओ और आप अपने रिसर्च कल्चर का जो आप हमें सपना दिखाते रहते हो वो पूरा हो पाए। तो यहां पर ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है, इसको सुधारने की जरूरत है। रिसेंट में जो अभी कल परसों एक न्यूज आई थी कि यूजीसी को हटा के हैकी लाया जाएगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, और वो सारी चीजें, उसमें भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा सिमिलर इंस्टेंस हो चुका है कि सारे आयोगों को खत्म करके एक आयोग बनाया था और अब उस आयोग ने अभी तक एक भी पेपर नहीं कराए हैं। तो एक डर मन में यह भी है कि चलो अभी तक तो यूजीसी और उसके बाद जो है वो एआईसीटीई और एनसीटीई तो अलग अलग जो उनको काम बांटा गया था कि टेक्निकल एजुकेशन और जो है वो नॉन टेक्निकल एजुकेशन, देन टीचर्स एजुकेशन को वो रेगुलेट करते थे। लेकिन आने वाले टाइम में आप इनको पूरा मर्ज करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, पता नहीं इस एग्जाम का क्या फ्यूचर होने वाला है और ये और बेहतर होगा या और बदतर होगा, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन ये पॉलिसीज में आप जो इतने बड़े बड़े जो गिमिक कर रहे हो, इतना सिर्फ दिखावा कर रहे हो, इससे बेहतर है कि जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसको एड्रेस की जाए, सीट्स बढ़ाई जाएं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की सीट्स बढ़ाई जाएं। उसके बाद आप जो नेट क्वालिफाइंग का जो आपका क्राइटेरिया है आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, क्योंकि आप 6% बोल के 7.5% दे रहे हो, उसके बाद आप सीट्स नहीं वो कर रहे हो, तो फिर वो बच्चा सर्टिफिकेट लेकर बैठा हुआ है। दूसरी चीज, पीएचडी ओनली में अगर आपने 17% का यहां परसेंटेज जो है वो क्राइटेरिया रखा है तो आप उतनी सीट्स भी दो जिससे बच्चा फिर 10 जगह ना भटके, क्योंकि आपने 17% बच्चों को आपने यहां पे पीएचडी का सर्टिफिकेट दे दिया है। अब आपने सीट्स लिमिटेड रखी हैं। सीट्स लिमिटेड होने की वजह से वो बच्चा 4 यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरेगा, क्योंकि उसको पता है कि इस यूनिवर्सिटी में 3 हैं, उधर 2 हैं, उधर 5 हैं, तो मेरा कहीं पर भी श्योरिटी नहीं है कि मेरा कहां हो जाएगा। वो 4 यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरेगा। 4 यूनिवर्सिटी में जब वो फॉर्म भरेगा तो आप समझो यूनिवर्सिटी में पीएचडी की जो फीस होती हैं वो 2-2, 2,500 हजार रुपए होती हैं, और इस तरीके से आप अगेन बच्चों को वापस दोबारा से लूट रहे हो। एनटी इस फॉर्म का, यूजीसी नेट के फॉर्म का प्राइसेस आप बढ़ाते चले जा रहे हो। असिस्टेंट प्रोफेसर में कोई पोस्ट नहीं है। पीएचडी की जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर आप पीएचडी एडमिशन फॉर्म की फीस जो है वो 1,500, 2,000, 2,500 तक आप वो है। तो आप किसी न किसी तरीके से एक सपना दिखा रहे हो और उसी को तोड़ दे रहे हो, और जिन्हें आप सपना दिखा रहे हो उन्हीं को मार कूट के उन्हीं से बस जो है वो पैसा वसूल ले रहे हो। ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है जिसे एड्रेस करना जरूरी है और इस पर सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर, देखते हैं आगे क्या होगा, और उसमें जो भी चीजें होंगी अपडेट वो हम आपको देते रहेंगे। पर इस बार का जो ये परसेंटेज है ये काफी गड़बड़ है, और मुझे ऐसा लगता है कि एनटीए को जो भी उनका, कम से कम अपने वादे पर तो आप जो है वो अटल रहो, आपने जितना क्राइटेरिया दिया है उसको आप फॉलो करो, ठीक है। अब आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। वैसे सरकार जब बदलाव लेती है तो इतना थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, पर ठीक है, आवाज उठाते रहेंगे, शायद धीरे धीरे वो हो। और सरकारों का तो ऐसा होता ही है कि वो सपना कुछ दिखाते हैं और फिर रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी उससे बिल्कुल अलग होती है। खैर, आपको जहां पर भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कोशिश जारी रखो, कहीं ना कहीं तो आपका जो है वो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।